morning dear students. Good to see you after so long. I just wish कि आप सब ठीक होंगे. Welcome you all to class 10 board class. But remember, SST is neither a boring nor a difficult subject. It needs a thorough preparation from the beginning. ज़रूरी है 3 पॉइंट्स पे फोकस करते हुए तैयारी करना. वो 3 पॉइंट्स हैं theoretical, practical and technical. आई जस्ट विश कि मेरे जो वीडियोस हैं ये आपके लिए इन तीनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखते हुए आपके लिए बहुत यूजफुल है. विल स्टार्ट द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग एज इट इज़ गिवन इन योर बुक. पावर शेयरिंग आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कॉन्सेप्ट, इसके जो 2 केसेस हैं बेल्जियम और श्रीलंका का, और तीसरा है इसके डिटेल में हम जब जाते हैं तो एक लॉन्ग आंसर है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग. चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं. पावर शेयरिंग, व्हाट इज़ अ मीनिंग, व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. इसके लिए कुछ क्वेश्चन है. सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी, जैसे ए कंट्री है कोई भी, तो किसी भी कंट्री को रूल कौन करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है. यस, योर आंसर इज राइट. कौन चलाता है? गवर्नमेंट. GOVT, गवर्नमेंट. एट द सेम टाइम सेकेंड क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है तो किसके लिए, कौन चुनता है गवर्नमेंट, किसके लिए गवर्नमेंट फंक्शन करती है? यू गॉट द आंसर, इट इज पीपल. गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब किसी भी कंट्री में अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रखना है, किसी भी कंट्री में हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ पीपल की, यानी कि लोगों की? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस. क्या ज़रूरी चीज़ है? बैलेंस. यानी कि उस कंट्री की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से कैरी ओवर करे. एट द सेम टाइम पीपल, जो लोग हों, वो भी अलर्ट हों और अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स को अच्छे से समझते हों. दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. जहाँ पर भी गवर्नमेंट और पीपल म्यूचुअल कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करती है, मिल करके, बैलेंस करके, तो उस कंट्री में रहती है पीस. क्या रहती है? पीस. जो कि हम जानते हैं किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कितनी ज़रूरी है. इस सिस्टम को, जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच, पीपल के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन है, इस कंप्लीट सिस्टम को हम समझते हैं पावर शेयरिंग. पावर यानी रूल और शेयरिंग यानी कि आपस में हम इसको शेयर करके चलते हैं. और इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलती है पावर शेयरिंग की एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन, जो कि है power sharing is a term used to describe a system of governance in which all major segments of society are provided a permanent share of power. This is the concept of power sharing. Power sharing में जो केस 1 है, ये है कंट्री बेल्जियम का. बेल्जियम इज a small country in Europe. और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि शॉर्ट है, MCQ में भी पूछा जाता है कि जो बेल्जियम है, ये कंट्री अपने बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है. यू शुड लर्न ऑल द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज. फ्रांस, जर्मनी, द नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. ये वो कंट्रीज है जिनके साथ बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है. अब बेल्जियम का केस है क्या? बेल्जियम जो कंट्री है उसका एक केस है. इसमें एक टर्म आएगी आपकी, नई टर्म है एथनिक. एथनिक का मतलब है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर. बेल्जियम में आप ये देख सकते हैं पाई चार्ट, इसकी हेल्प से समझा जा रहा है कि बेल्जियम में 59% जो है वो डच स्पीकिंग, डच कम्युनिटी यहाँ पर रहती है. कितनी है? 59%. एट द सेम टाइम 40% है फ्रेंच एंड ओनली 1% पीपल आर जर्मन. ये जो यहाँ पे एथनिक डिवीजन है, यानी कि यहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं वो डिवाइडेड है. 59% है डच, 40% है फ्रेंच एंड ओनली 1% आर जर्मन्स. एंड नाउ अगेन दिस इज वन शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है
किसी भी एक कम्युनिटी की यहाँ पर आपको नंबर एमसीक्यू या किसी में भी पूछे जा सकते हैं। अब बेल्जियम के साथ ही बेल्जियम का कैपिटल है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स का जो केस है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। ब्रिसल्स में 80%, यहाँ पे कितने थे 40, यहाँ पे मेजोरिटी थी डच की। यहाँ पे ब्रिसल्स में 80% है वो है फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। एंड ओनली 20%, जो 20% है सिर्फ वो एक लिमिटेड नंबर है, वो है डच कम्युनिटी का। कौन है मेजोरिटी में? फ्रेंच। और यहाँ पे कौन है? डच। ये जो मेजोरिटी है बेल्जियम और ब्रिसल्स में, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो ये अनइक्वल कम्युनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन था, एथनिक कंपोजिशन जो अलग अलग थी यहाँ पर बेल्जियम में और ब्रिसल्स में, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण ये हुआ कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो थी तो माइनॉरिटी में, लेकिन वो जो लोग थे वो थोड़े ज़्यादा रिच थे, पावरफुल थे। अब वो ग्रो करने लगे। डच लोगों को जो कि मेजोरिटी में थे, उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब ये जो इन लोगों के बीच एक तरह से राइवलरी होने लगी, जिसको हम बोलते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी फाइट, झगड़ा सा होने लगा। इससे एक तरह से जो पीस थी वहाँ की वो डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ कि डच और फ्रेंच दे वर नॉट सो हैप्पी टुगेदर, तो इन सब के कारण अब गवर्नमेंट का क्या रोल था? गवर्नमेंट क्या करे? क्या लोगों को आपस में लड़ने दे कि आप लड़ते रहिए, या कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले, कोई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे कि वहाँ पर सब आराम से प्यार से रह पाए और कंट्री प्रोग्रेस करे। इस सॉल्यूशन को जो नाम दिया है वो है एकोमोडेशन। Accommodation in Belgium. It is again a very important question which is commonly asked in board exam. Accommodation का मतलब है टू एडजस्ट। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अब एक सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड किया। अमेंड मीन्स चेंज किया। In between 1970 and 1993, they amended the constitution 4 times. 4 times उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, और मिल करके टुगेदर मीन्स गवर्नमेंट एंड द पीपल, दे बोथ कोऑपरेटेड विथ ईच अदर, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे वो अग्री हुए, जो कि इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आप आंसर में लर्न करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in central government. यानी कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो उनका नंबर इक्वल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ब्रिसल्स हैज़ अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रिसल्स जो कैपिटल है उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ फ्रेंच और डच, उन दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपके इसके साथ में एक शॉर्ट आंसर भी है। 4th इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो भी जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जहाँ भी रहते हैं पूरे कंट्री में, वो मिलकर के इस गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो है ये पूरा अपना एक तरह से रोल रखती है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करने। स्टूडेंट्स, with this we earned the first part of the video. Good day. Good morning dear students. Welcome back to the class of political science. In last video we have seen the case of Belgium. Now in this we will see the case of Sri Lanka. I hope all of you know where is Sri Lanka? Yes, our neighbor. Now first thing is the ethnic composition of Sri Lanka. When we can see in front of you, in Sri Lanka there is 74% of Sinhala community. Now the Sinhala community, they follow Buddhism and the language they speak is Sinhalese. So 74% is which community? Sinhala. After this 18% is Tamils. Now there is further more division of this 18%. 18 is divided into 13
who were Sri Lankan Tamils, natives, those who belonged to that place. And the other 5% were Indian Tamils, those who belonged to India but they went there and settled down there. Now students, because of this unequal ethnic composition, what actually happened in Sri Lanka? Unlike Belgium, they adopted the policy of majoritarianism. This term is new for you, but you have one question related with its meaning and its features. The meaning of majoritarianism is very simple. In this, the community which is in majority rules as per their own wish, without paying any attention to the needs of the community which is in minority. So in a way you can call it as dominance. Now how this majoritarianism was practiced in Sri Lanka? These are the main points and this is one important answer also. Point 1. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. Point 2. The government followed preferential policies. Point 3. Sinhala applicants were favored for university positions and government jobs. Point 4. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Now, dear students, the question, what could have been the outcome of this majoritarianism? If you imagine the same thing happening with you, what you would have done? Do you think the Tamils would have accepted this? No. The Tamils were so much upset, unhappy that they started fighting for their rights. Now see, one simple ethnic conflict took the form of a revolution, and these Tamils even they started asking, demanding for a separate state, and the name of the state is Elam State. Now apart from this demand of a state, what else they were doing? Continuously they were fighting, agitating and demanding for their rights. They were saying, give us justice, give us freedom, give us rights, give us equality. And all these points again form a part of one answer that we are discussing here. Again one important answer. The points are 1. They launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. Point 2. They asked for regional autonomy. Point 3. They demanded equality and equal opportunities in securing education and jobs. Point 4. They also demanded one separate Tamil state known as Elam State in northern and eastern parts of Sri Lanka. So students, this was the case of Sri Lanka. And do remember, in exam questions are asked about the comparison of Belgian model with that of Sri Lanka. And this question I am giving you as home assignment. Stay home, stay safe. Thank you. Welcome students, class 10th, Political Science. This is the final part of your chapter, Power Sharing. Earlier we have discussed the cases of Belgium, Sri Lanka, concept of power sharing. Now dear students, in this portion we are going to discuss two important questions. First question is, why do you think power sharing is desirable? In your book, beta, this question is on page number 6. See, if you have understood the concept of power sharing, then it will be very easy for you to write its answer. See, if there is perfect balance and participation between the government and the people, then what will happen in the country? The first thing is peace. Now, this answer can be given by dividing the information in two parts. One will be from the aspect of government and one will be from the aspect of viewpoint of the people. If we consider the government, then obviously the government will be more stable, responsible. It will be able to focus more on the policies of development. And when we think about people, if there is peace, then there will be less chances of conflict. There will not be any ethnic rivalry among the communities, and therefore in total when we combine, then it gives the form of a complete answer. Dear students, these reasons are known as 1. Prudential and 2. Moral. In prudential reasons, we covered the points like
It reduces the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, so it is a good way to ensure the stability of political order. It also undermines the unity of the nation. Now, point 2, moral reasons. You must remember that it is the very spirit of democracy. In a way, we can say that democracy is established when power sharing is there. People get right to be consulted on how they are going to be governed. Participation. It also ensures the working of a legitimate government. I hope you have understood the answer of question 1. Now question number 2. In this you have to describe about the forms of power sharing in the modern democracies. The answer is divided in 4 main points. The first point is the horizontal and the second is vertical. See, it will be easy for you to learn the answer if you learn it like this. First is horizontal and second is vertical. See, about the first point, the horizontal form of power sharing, there are 3 parts: the executive, the legislature and the judiciary. See children, about these 3 topics you have already learned in class 6, 7th and 8th middle classes. So you have the basic concept about them. You know these topics very well. Now remember, one important point comes in between this. The same horizontal power sharing is also known as the system of check and balance. See, for better understanding of this system of check and balance, just see these 3 organs: executive, legislature and judiciary. You know it very well that executive is responsible towards legislature. At the same time, executive appoints the judiciary also. On the other side, judiciary, the judicial members have complete right to check the working of the executive officials. So in a way, they are all checking and analyzing the work of each other. Now, point 2. Form of power sharing, point number 2. Again, it has 3 parts: 1, 2 and 3. When we go in the vertical form, that is from top to bottom, the power is divided in between 3 levels. First is center, then state and then local self-government. Now the third point. It refers to the various social groups. These can be on the basis of religious or linguistic. You remember we have studied about the community governments. It is one part of the same social groups. Now the last 4th point. It is divided in various parts. For example, political parties, pressure groups and social movements. Dear students, we have seen the conceptual part of the chapter. The value points that we have discussed are: 1. What is power sharing? 2. Ethnic composition of Belgium. 3. Accommodation. 4. Ethnic composition of Sri Lanka. 5. Majoritarianism. 6. Why power sharing is desirable. 7. Forms of power sharing. When we will meet in the class, I will also describe the format of writing the answers in examination. So dear students, with this we complete the first chapter, power sharing. I just wish that you have understood the concept of this and the important questions that are very important for the board exam. And do remember, after this explanation, some worksheets are given to you. Just try to solve them. Wish you good luck.